हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है आज के क्लासेस के यूट्यूब परिवार में। आज हम लोग पौधों और प्राणियों में पोषण का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम सीखे थे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम बताया गया था वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण किया जाता है, जीवों को मेंटेन करके रखते हैं। तो वह क्रिया क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम के कितने हिस्से थे? तो जैव प्रक्रम के 4 हिस्सा था। सबसे फर्स्ट हिस्सा का नाम था पोषण, सेकंड हिस्सा का नाम था श्वसन, थर्ड हिस्सा का नाम था परिवहन, और चौथा हिस्सा का नाम था उत्सर्जन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पौधों और प्राणियों में पोषण। पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो आइए आज हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो बताया गया था न्यूट्रिशन का एक शॉर्ट डेफिनेशन वहां पर बताए थे जब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन दिए थे फर्स्ट लेक्चर में। तो बताया गया था कि ऊर्जा की प्राप्ति ही पोषण कहलाता है। कोई भी सजीव जो है जिस भी प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है तो वह क्रिया क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो ऊर्जा की प्राप्ति शॉर्ट डिफिनेशन होता है पोषण का। पोषण के ऊर्जा की प्राप्ति, सॉरी एवरीवन, ऊर्जा की प्राप्ति क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब सवाल उठता है कि ऊर्जा की प्राप्ति क्यों? कोई भी सजीव ऊर्जा की प्राप्ति क्यों करता है? किस लिए वो ऊर्जा की प्राप्ति करता है? तो सबसे पहला सवाल उठता है, जब तक हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग के हाथ पैर शरीर जितने भी जानवर छोटे होते हैं, जीव जंतु, तो उन लोग छोटा रहता है तो उन लोग के हाथ पैर सब छोटा छोटा रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है उनके हाथ पैर में भी वृद्धि होते जाता है, विकास होते जाता है। तो विकास होता है तो उस विकास के लिए मानव शरीर या कोई भी जीव जंतु के विकास के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो पोषण की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो क्यों ऊर्जा की प्राप्ति क्यों? तो बताया गया था सजीव के शरीर की वृद्धि, विकास तथा विभिन्न क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो सजीव के शरीर की वृद्धि, विकास और सजीव के शरीर के अंदर विभिन्न क्रिया जो संपन्न हो रहा है उस सब को पूरा करने के लिए, उस सब की क्रिया को पूरा होने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो पोषण का एक डेफिनेशन हो गया यहाँ पास, सजीव के शरीर की वृद्धि, विकास तथा विभिन्न क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए किसकी प्राप्ति? तो ऊर्जा की प्राप्ति ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यहां तक सबको क्लियर होगा? पोषण बहुत आसान है, एक वर्ड में समझना है, पोषण ऊर्जा की प्राप्ति। अब कोई भी सजीव ऊर्जा की प्राप्ति क्यों करेगा? तो हम लोग सभी लोग छोटा रहते तो छोटा, हाथ पैर जितने भी ऑर्गन होते छोटे छोटे, बड़े होते हैं तो बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे ठीक उसी तरह से हम लोग शरीर की वृद्धि होना चाहिए, साथ साथ विकास होना चाहिए, और शरीर में जितनी सारी क्रियाएं संपन्न हो रहा है, जैसे कि खाना खा रहे हैं वो पच गया, सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन अंदर गया, ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, खाना खा रहे हैं, सारी क्रियाएं जो संपन्न हो रहा है वो सारी क्रिया को संपन्न कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा की प्राप्ति जब हम लोग करते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाता है? वह क्रिया कहलाता है पोषण। क्लियर है सबको यहां तक? अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं पोषण का। कोई भी जो इस धरती पे जितने भी सजीव हैं वो सारे सजीव, सारे जीवधारी पोषण की व्यवस्था को अपनाते हैं। क्या है पोषण की व्यवस्था? इस धरती पे जितने भी सजीव हैं वो पोषण की व्यवस्था को अपनाते हैं, पोषण की व्यवस्था, और पोषण की व्यवस्था को अपनाते हैं, और इसी पोषण की व्यवस्था के अनुसार उनके शरीर का वृद्धि और विकास होता है। उनके शरीर का वृद्धि और विकास होता है। समझिएगा इस पॉइंट को, हम क्या लिखने वाले हैं। इस धरती पे जितने भी सजीव है वो पोषण की व्यवस्था को अपनाते हैं। उनके लिए एक विशेष प्रकार की पोषण की व्यवस्था रहता है, और वो जिस प्रकार के पोषण की व्यवस्था को अपनाते हैं उसी के आधार पर, उनके शरीर का वृद्धि और विकास होता है। समझिएगा इस पॉइंट को। जैसे कि कोई जीव जंतु है, जैसे मान लीजिए मेढक ले लिए, बेंग ले लिए, उसी को बोलते हैं मेढक, कोई बेंग बोला जाता है। ये सारे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, तो उनके लिए पोषण कुछ और है
हम जैसे मनुष्यों के लिए, हम जैसे बड़े मैमल्स के लिए, स्तनपायी जंतु के लिए, हाथी, घोड़ा, हमारे लिए खाना कुछ और है। तो इस धरती पे जितने भी सजीव हैं वो सब अलग अलग पोषण की व्यवस्था को अपनाते हैं और उसी के आधार पर उनके शरीर का वृद्धि विकास होता है। जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग, मनुष्य के शरीर का वृद्धि विकास अलग है और सब जीव जंतु के पहचान, कुत्ता है उसके पहचान मनुष्य का तो अलग है, जीव जंतु का विकास, शरीर का विकास। और एक घोड़ा ले लिए तो घोड़ा के पीछे हम लोग के शरीर का विकास अलग है, हम लोग के पीछे घोड़ा के शरीर का विकास अलग है। तो जितने भी धरती पे जीव है वो पोषण की व्यवस्था को अपनाते हैं और उन्हीं के आधार पर उनका वृद्धि और विकास होता है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, पोषण, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पॉइंट। इस पॉइंट को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या होता है पोषण, समझिएगा ध्यान से। ऊर्जा के स्रोत को, अब ऊर्जा के स्रोत कौन होगा? भोजन। ऊर्जा के स्रोत को बाहर से शरीर के अंदर लेकर जाना ही पोषण कहलाता है। एनसीईआरटी ये कहता है ऊर्जा के स्रोतों को, ऊर्जा के स्रोत को, ऊर्जा के स्रोत कौन हो जाएगा? भोजन। ऊर्जा के स्रोत को बाहर से, बाहर से शरीर के भीतर, शरीर के भीतर प्रवेश कराना, प्रवेश कराना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। एनसीईआरटी के अनुसार है ऊर्जा के स्रोत को, ऊर्जा के स्रोत कौन होगा? भोजन। इसको बाहर से जब शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। एनसीईआरटी के अनुसार डिफिनेशन हो गया। ये जो डिफिनेशन है ये डिटेल में डिफिनेशन है इसका, क्या होता है तो न्यूट्रिशन क्या होता है, कोई भी पूछेगा न्यूट्रिशन क्या है तो आसानी से आप बता सकते हैं न्यूट्रिशन ऊर्जा की प्राप्ति। अब ऊर्जा की प्राप्ति क्यों? तो सजीव के शरीर की वृद्धि विकास तथा विभिन्न क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, कोई भी सजीव जो है इस धरती पे जितने भी सजीव है वो सारे सजीव का पोषण की व्यवस्था एक नहीं होता, सारे सजीव के पोषण की व्यवस्था अलग अलग होता है। अगर बात किया जाए मेढक का तो उसका पोषण की व्यवस्था अलग है, मनुष्य का बात किया जाए तो उसके पोषण की व्यवस्था अलग है। और जिस व्यवस्था के अनुसार कोई भी सजीव पोषण की क्रिया करता है, ऊर्जा की प्राप्ति करता है और उसी के आधार पर उनके शरीर का क्या होता है? उनके शरीर का वृद्धि और विकास होता है। यह क्रियाएं क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, ऊर्जा के स्रोतों को बाहर से शरीर के भीतर जब लेके जाते हैं तो यह क्रिया कहलाता है पोषण। आइए पोषण में किसी को दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। अब हम लोग पोषण के नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पोषण के अगला पॉइंट पे चलते हैं, क्या होता है अगला पॉइंट आता है पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, तो आप लोग को इसका डायग्राम फर्स्ट क्लास में बना दिया जा चुका है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब बता दिया गया। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पोषण का अगला, मतलब जो भी पोषण के प्रकार है वह स्टार्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले पोषण के प्रकार में आता है स्वपोषण। स्वपोषण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है स्वपोषण? आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले स्वपोषण जो है इसे दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक। तो फर्स्ट शब्द से मिलकर बना हुआ है जिसका नाम है ऑटो, और सेकंड शब्द जो होता है उसको बोलते हैं ट्रॉप। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद से, स्वयं से, खुद से। और ट्रॉप का मतलब क्या होता है? ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बोले तो अभी तो बताएं ऊर्जा की प्राप्ति, ऊर्जा की प्राप्ति। तो कोई भी सजीव, कोई भी जीवधारी, इस धरती पर जितने भी जीवधारी हैं वो खुद से या स्वयं से जब ऊर्जा की प्राप्ति करता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहा जाता है।
हम लोग बचपन में सीखे थे कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। सीखे थे कि नहीं सीखे थे? अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना भोजन स्वयं बना रहा है, इसका मतलब खुद से ऊर्जा की प्राप्ति कर रहा है, तो यह क्रिया क्या कहलाएगा? यह क्रिया कहलाता है पोषण। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, एक क्रिया को कहते हैं पोषण। ये हम लोग बचपन में सीख चुके हैं इस पॉइंट को। लेकिन अब हम लोग इससे कुछ ऊपर की तरफ चलेंगे। क्या इससे ऊपर क्या सीखने वाले हैं? सुनिएगा ध्यान से। जब कोई भी सजीव साधारण अकार्बनिक यौगिक से अपना भोजन बना लेता है, तो यह क्रिया स्वपोषण कहलाता है। लिखते हैं बोर्ड पे, उसके बाद समझाते हैं। कोई भी सजीव साधारण अकार्बनिक यौगिक से अपना भोजन तैयार कर ले। साधारण अकार्बनिक यौगिक से, अकार्बनिक यौगिक से अपना भोजन तैयार करता है, अपना भोजन तैयार करता है। समझिएगा इस पॉइंट को, इस पॉइंट को अच्छा से समझिएगा। ये पॉइंट क्या होता है? ये पॉइंट है। हम लोग तो बचपन में सीखे हुए हैं, जो खुद से अपना भोजन बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा ज्यादा बायोलॉजी सीख रहे हैं, तो अब उसमें एक अलग डेफिनेशन दिया जाएगा आप लोग के सामने, क्या होता है। तो स्वपोषण का मतलब होता है साधारण अकार्बनिक यौगिक से कोई भी सजीव अपना भोजन तैयार कर लेता है, तो यह क्रिया क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। क्या होता है अकार्बनिक यौगिक, क्या होता है कार्बनिक यौगिक? हम इससे पहले की क्लास में सब कुछ बता चुके हैं। ये सब क्या होता है क्या नहीं होता है बताया गया था। अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें CH बॉन्ड नहीं पाया जाता है, जिसमें CH बॉन्ड नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बताया गया था, जल बताया गया था, विभिन्न प्रकार के गैस बताया गया था, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये सारे ETC, ये सारे कैसे यौगिक होते हैं? अकार्बनिक यौगिक होते हैं। और कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? बताया गया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो स्वपोषण में साधारण अकार्बनिक यौगिक से, और बताया गया था कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो सरल होते हैं कि जटिल होते हैं? बताया गया था कि सरल होते हैं अकार्बनिक यौगिक। तो साधारण अकार्बनिक यौगिक से अपना भोजन जब तैयार कर लेता है कोई भी सजीव, तो उस क्रिया को, उस सजीव के अंदर कौन सा पोषण की क्रिया होता है? उस सजीव के अंदर जो पोषण की क्रिया होता है वो पोषण स्वपोषण कहलाता है। क्लियर है सबको यहां तक? और इसमें आने वाले जीव को, जिस भी जीव में स्वपोषण की क्रिया होता है, जिस भी जीव में स्वपोषण की क्रिया होता है, उस जीव को कहा जाता है स्वपोषी। उस जीव को क्या कहा जाता है? स्वपोषी। तो साधारण अकार्बनिक यौगिक से कोई भी जीव अपना भोजन तैयार कर लेता है, तो उस जीव को स्वपोषी कहते हैं। कहने का मतलब है उस जीव में स्वपोषण की क्रिया होता है, उसमें जो भी जीव आते हैं उस जीव को क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। क्लियर है सबको यहां तक? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्वपोषण क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला शब्द ऑटो, दूसरा शब्द ट्रॉप। ऑटो का मतलब होता है खुद से, ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन, खुद से, न्यूट्रिशन का मतलब ऊर्जा की प्राप्ति। जब कोई भी सजीव खुद से ऊर्जा की प्राप्ति कर लेता है तो वह क्रिया क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। स्वपोषण जो है इसमें अकार्बनिक यौगिक की मदद से, इसमें अकार्बनिक यौगिक की मदद से कोई भी सजीव जो है अपना पोषण तैयार करता है। जैसे आप लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़े होंगे इससे पहले कभी, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का संयोजन सब सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में होता है, तो ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तो बनाते हैं, किसकी सहायता से बनाते हैं? तो CO2 और H2O की सहायता से। CO2 H2O क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। इसलिए जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सारे पेड़ पौधे में कौन सा श्वसन की क्रिया होता है? कौन सा पोषण की क्रिया होता है? तो उन सारे पेड़ पौधे में स्वपोषण की क्रिया संपन्न होता है। और एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? साइनोबैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें स्वपोषण की क्रिया होता है। साइनोबैक्टीरिया, तो स्वपोषण में किसी को दिक्कत नहीं होगा। यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं स्वपोषण में। नेक्स्ट पॉइंट, स्वपोषण के एग्जाम्पल क्या हो गए? पेड़ पौधे, साइनोबैक्टीरिया आदि आदि लिख सकते हैं। और कुछ होते हैं आदि। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं स्वपोषण में। अगला पॉइंट,
ने एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखता है कि स्वपोषण में, सुनिएगा क्या लिखता है, समझाते हैं इस पॉइंट का मतलब। सरल अकार्बनिक यौगिक से, सरल अकार्बनिक यौगिक से जीव कार्बनिक यौगिक का, कार्बनिक यौगिक का, कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं। क्या है? सरल अकार्बनिक यौगिक से जीव कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करते हैं। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, जुड़ना, जोड़ना या जुड़ना भी बोल सकते हैं, जोड़ना। कहने का मतलब है सरल अकार्बनिक यौगिक आपस में मिलते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल एक कैसे यौगिक है, तो ये सरल अकार्बनिक यौगिक है। जब ये आपस में मिलते हैं एच न्यू, कहने का मतलब सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्या बनाते हैं C6H12O6। एक कैसा यौगिक है? तो ये है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। और ये आपका क्या बन गया है? ये बन गया है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। तो यही पॉइंट तो लिखा गया ऊपर कि स्वपोषण में जीव जो है सरल अकार्बनिक यौगिक से जीव कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करते हैं, मतलब अकार्बनिक यौगिक को आपस में जोड़कर कैसा यौगिक का निर्माण करते हैं? कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? इस प्रकार के पोषण को कहा जाता है स्वपोषण। और इसमें जितने भी जीवधारी आएंगे, इसमें जितने भी सजीव आएंगे, वो सारे सजीव को कहा जाता है स्वपोषी। क्लियर है सबको यहां तक? एनसीईआरटी का एक वर्ड है, इसका मतलब हम समझा चुके हैं अच्छा से। अगर किसी को और अच्छा से जानना है सरल अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, कार्बनिक यौगिक क्या होता है, तो लेक्चर 1 में हम पूरा इसका डिस्कस दे चुके हैं। अब यहां पास बताया है कि सरल अकार्बनिक यौगिक से जीव कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करते हैं। किस प्रकार के पोषण में? तो स्वपोषण में। ऐसे छोटा छोटा सवाल एग्जाम में आएगा। स्वपोषण में जीव किस प्रकार के यौगिक का उपयोग करते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसका उपयोग करते हैं? अकार्बनिक यौगिक का। और एक और पॉइंट बताया गया था, क्या कार्बनिक यौगिक ऊर्जा का स्रोत होता है? तो बताए थे ऊर्जा का स्रोत नहीं है, अकार्बनिक यौगिक ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, लेकिन कार्बनिक यौगिक जो है ये ऊर्जा का स्रोत होता है। और पोषण क्या होता है? पोषण क्या होता है? क्या होता है? अभी तो पढ़ाए हम। पोषण जो ऊर्जा की प्राप्ति कराता है। तो क्या अकार्बनिक यौगिक से हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है? अकार्बनिक यौगिक से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन अकार्बनिक यौगिक जब आपस में मिलेगा और जब कार्बनिक यौगिक बनाएगा तब ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है। ऊर्जा का स्रोत है वो, ऊर्जा की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। तो यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सवाल, 2-3 सवाल आसानी से बन सकता है। स्वपोषण में किस प्रकार के यौगिक का सजीव प्रयोग करते हैं? अकार्बनिक यौगिक का। नेक्स्ट पॉइंट बन सकता है, निम्न में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अकार्बनिक यौगिक ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। निम्न में से कौन ऊर्जा का स्रोत है? कार्बनिक यौगिक ऊर्जा का स्रोत होता है। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं आप लोग जाके, ठीक है। किसी को दिक्कत है यहां तक स्वपोषण में? आइए स्वपोषण को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सॉरी, स्वपोषण यहां तक पढ़ाया गया। इसके बाद हम बताएं स्वपोषण में कि सरल अकार्बनिक यौगिक से जीव कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करते हैं। संश्लेषण करने मतलब जोड़ते हैं, अकार्बनिक यौगिक को आपस में जोड़ते हैं, उससे क्या बनाते हैं? कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। अकार्बनिक यौगिक ऊर्जा का स्रोत नहीं होता, जबकि कार्बनिक यौगिक ऊर्जा का स्रोत होता है। इसलिए, लेकिन अकार्बनिक यौगिक ऊर्जा का स्रोत नहीं होता, लेकिन अकार्बनिक यौगिक की सहायता से ऊर्जा के स्रोत में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हम लोग के पास ऐसा गुण नहीं होता है। सारे गुण किसके पास होते हैं? तो पेड़ पौधे के पास होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के पास होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया के पास ये सब गुण पाए जाते हैं। अभी हम बताएंगे आगे चल के ये सब क्या होता है। एनसीईआरटी का पॉइंट था, क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट पॉइंट, इसमें ध्यान से देखिए, अकार्बनिक यौगिक जुड़ के कौन सा यौगिक बना रहा है? कार्बनिक यौगिक। कौन से श्वसन में?
सॉरी श्वसन बोला जा गया होगा कहीं कहीं, तो माफ कीजिएगा, श्वसन नहीं बल्कि वहां पास कौन सा वर्ड होना चाहिए, पोषण वर्ड होना चाहिए। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक का प्रयोग करके कार्बनिक यौगिक बनाते हैं स्वपोषण में सजीव, और अकार्बनिक यौगिक देखिए तो ये आपस में जुड़ करके छोटा छोटा अणु आपस में जुड़ करके एक बड़ा अणु का निर्माण कर रहा है। छोटा छोटा अणु आपस में जुड़ के कैसा अणु का निर्माण कर रहा है, बड़ा अणु का। तो बताइए इसमें जो जीव आएंगे वो एनाबॉलिज्म प्रोसेस के अंतर्गत अपना भोजन प्राप्त करेंगे कि कैटाबॉलिज्म प्रोसेस करेंगे भोजन प्राप्त करने के लिए। इसमें जो जीव आएंगे वो एनाबॉलिज्म प्रोसेस के से अपना भोजन प्राप्त करेंगे या कैटाबॉलिज्म। छोटा छोटा मिलके एक बड़ा जटिल यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो ऐसे प्रोसेस कहाँ होता था, तो बताया गया था कि ऐसा प्रोसेस जो है जीव में कौन सा प्रोसेस होता था, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म कहने का मतलब उपचयन। उपचयन की प्रक्रिया द्वारा इसमें सजीव जो है से अपना भोजन प्राप्त करता है, अपचयन की प्रक्रिया नहीं। इसमें क्यों, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जीव बोल रहे हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया। छोटे छोटे अणु जो है से आपस में मिलते हैं और कैसे अणु का निर्माण करते हैं, एक जटिल अणु का निर्माण करते हैं, एक जटिल अणु का संरचना बनाते हैं। तो इसलिए इस जीव में जो प्रोसेस होगा, इस जीव में जो प्रक्रिया होगा, जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करेंगे, एनाबॉलिज्म प्रोसेस से अपना भोजन तैयार करते हैं। एनाबॉलिज्म प्रोसेस से अपना भोजन तैयार करते हैं। एनाबॉलिज्म प्रोसेस से अपना भोजन तैयार करते हैं। इसमें जो जीव आते हैं, किसी को दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होना चाहिए। एक एक पॉइंट को एकदम क्लैरिटी के साथ बताया गया, एकदम अच्छा से बताया गया। ठीक है, स्वपोषण क्या होता है एक बार आइए रिवाइज कर लेते हैं। स्वपोषण बताया गया दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द का नाम होता है ऑटो, दूसरा शब्द का नाम होता है ट्रॉप। ऑटो का मतलब होता है खुद से, ट्रॉप का मतलब होता है ऊर्जा की प्राप्ति। जब कोई भी सजीव खुद से ऊर्जा की प्राप्ति करता है तो इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। सेकंड पॉइंट बताया कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे सजीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। ये तो बचपन से सीख रहे थे, लेकिन दो अलग अलग डेफिनेशन यहाँ पास बताएं। सबसे पहला डेफिनेशन, जिसमें जीव अकार्बनिक यौगिक से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। अकार्बनिक यौगिक से अपना भोजन को प्राप्त कर लेता है तो इस प्रकार के पोषण को कौन सा पोषण कहते हैं, स्वपोषण कहा जाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग लिखे थे, पेड़ पौधे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं से कुछ रसायनों के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। अभी हम पढ़ाने वाले हैं आगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो बताया गया था यहाँ, सरल अकार्बनिक यौगिक से जीव जो है से अपना भोजन सरल अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण कर लेते हैं और उससे अपना भोजन तैयार करते हैं। सरल अकार्बनिक यौगिक कौन कौन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये सरल अकार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पढ़े होंगे आप लोग, ये एच यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज एक प्रकार का कैसा यौगिक हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गया। और तो इस प्रकार के पोषण को कौन सा पोषण कहते हैं, स्वपोषण। अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बनाया, और अकार्बनिक यौगिक ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, जबकि कार्बनिक यौगिक ऊर्जा का स्रोत होता है। तो हम लोग तो पोषण सीख रहे हैं जिसमें ऊर्जा तो ही प्राप्त करना है, ऊर्जा का प्राप्त किए। तो इस प्रकार के पोषण जो हुआ, ये कौन सा पोषण हो गया, स्वपोषण। और इस प्रक्रिया में छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक जटिल अणु बना रहा है। तो इसलिए इस प्रोसेस से जो जीव अपना पोषण प्राप्त करेगा, किस प्रोसेस से, एनाबॉलिज्म प्रोसेस यानी कि उपचयन। किसी को दिक्कत यहाँ तक। अब आइए तो चार को ऑब्जेक्टिव बताते हैं यहाँ से भी आई कौन कौन से ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछ सकता है हमसे। स्वपोषण में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, अकार्बनिक यौगिक, पहला सवाल। क्लियर सबको। अकार्बनिक यौगिक का एक और नाम बताए थे इंट्रोडक्शन की क्लास में, अजैविक घटक। अजैविक घटक अकार्बनिक यौगिक को ही कहते हैं। फर्स्ट सवाल यहां से ये बन सकता है, क्या सजीव कार्बनिक यौगिक ऊर्जा का स्रोत होता है, हाँ कार्बनिक यौगिक ऊर्जा का स्रोत है। ऐसा कौन सा यौगिक है जो ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, अकार्बनिक यौगिक ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। स्वपोषण में किस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपना पोषण तैयार करता है, किस प्रोसेस का उपयोग करता है, तो कौन सा प्रोसेस का उपयोग करता है, एनाबॉलिज्म प्रोसेस का उपयोग करता है। किसी को स्वपोषण में दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब हम लोग सीखते हैं स्वपोषण के प्रकार को सीखेंगे। आइए अब हम लोग स्वपोषण के प्रकार के बारे में जानते हैं। स्वपोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वपोषण के प्रकार, स्वपोषण दो प्रकार के होते हैं।
स्वपोषण के प्रकार। स्वपोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार का नाम होता है प्रकाशीय स्वपोषण, प्रकाशीय स्वपोषण, और दूसरा का नाम होता है रसायन स्वपोषण, रसायन स्वपोषण। तो अब पहला के बारे में हम लोग सीखते हैं प्रकाशीय स्वपोषण। प्रकाशीय स्वपोषण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सॉरी फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आइए अब हम लोग सीखते हैं प्रकाशीय स्वपोषण क्या होता है। तो स्वपोषण का मतलब तो जान हैं सभी लोग, जो अपना भोजन खुद से बना लेगा। तो किसकी सहायता से खुद से बनाएगा? तो प्रकाश की सहायता से खुद से बनाएगा। तो उसे कौन सा पोषण बोलेंगे? प्रकाशीय स्वपोषण बोलेंगे। तो प्रकाशीय स्वपोषण में क्या होता है? इसमें सजीव सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं? तो इसमें जितने भी सजीव होते हैं, जो भी स्वपोषण की क्रिया करते हैं प्रकाशीय स्वपोषण की, तो सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में बदल देते हैं। रसायन ऊर्जा, सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। किस क्रिया के द्वारा करते हैं काम? तो ये जो क्रिया करते हैं उस क्रिया को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? तो आइए हम लोग समझते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसके बाद समझते हैं। इसी से रिलेटेड है प्रकाशीय स्वपोषण क्या होता है। तो प्रकाशीय संश्लेषण के लिए दो प्रकार के कारक की आवश्यकता पड़ती है हमें। सबसे पहला जो कारक आता है उसको बोलते हैं बाह्य कारक, बाह्य कारक, और दूसरा कारक को बोला जाता है आंतरिक कारक, आंतरिक कारक। बाह्य कारक नाम से लग रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कहां से मदद करेगा? तो बाहर से। तो बाहरी वातावरण से जो मदद करने वाले कारक होते हैं उसको हम बाह्य कारक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए बाह्य कारक कौन कौन सा बाहरी वातावरण से प्रकाश संश्लेषण में यूज करता है पेड़ पौधे? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या यूज करता है? जल। जल में क्या मिले हुए रहते हैं? जल से निकलता है, उसको बोलते हैं खनिज। और क्या रहता है? तो सूर्य के प्रकाश, सनलाइट, सनलाइट। ये सारे बाह्य कारक का उपयोग करते हैं कौन? प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधे, स्वपोषण क्रिया करने के लिए। और आंतरिक कारक क्या होता है? तो पत्ती में पाए जाने वाला हरित लवक, जो पेड़ पौधे के पत्ती के अंदर है। हरित लवक के बाद क्या होता है? हरित लवक के अंदर रहता है ग्राना, और इस ग्राना के अंदर भी रहता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इस क्लोरोफिल को ही कहा जाता है पर्णहरित, पर्णहरित। क्लोरोफिल इसको हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। तो प्रकाशीय स्वपोषण क्या होता है? जिसमें सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में कन्वर्ट होता है? रसायन ऊर्जा में। किस क्रिया के द्वारा कन्वर्ट होता है? तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कितने कारक की आवश्यकता पड़ती है? दो। पहला कौन सा कारक? बाह्य, दूसरा कौन सा कारक? आंतरिक। बाह्य कारक में तीन चीज आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज और सनलाइट। और आंतरिक कारक में क्या आता है? मेन जो आंतरिक कारक होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल या पर्णहरित। ये तो ऊपर से हो गया, यानी कि हरित लवक, पत्ती में हरित लवक रहता है। हरित लवक में के बाद उस हरित लवक में रहता है ग्राना, ग्राना में सब पढ़ाया जाएगा, इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ाएंगे तब। तो अभी प्रकाश संश्लेषण नहीं, स्वपोषण का डेफिनेशन जान रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। तो आइए अब हम लोग समझते हैं क्या होता है स्वपोषण की क्रिया। तो सभी लोग जानते हैं पेड़ पौधे स्वपोषण की क्रिया करते हैं, और स्वपोषण में भी प्रकाशीय माने प्रकाश की सहायता से। तो प्रकाश की सहायता से ऑफ कोर्स सभी लोग जानते होंगे पेड़ पौधा ही होगा। तो पेड़ पौधा एक हमारे पास पेड़ है, इसके लिए बाह्य कारक कौन कौन सा होगा? वायुमंडल से क्या बाह्य कारक का उपयोग करेगा? ये वायुमंडल से जो बाह्य कारक का उपयोग करेगा, वायुमंडल से बाह्य कारक का जो उपयोग करेगा उसका नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल से कौन से कारक का बाह्य कारक का उपयोग करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और जड़ से जल को जब ऊपर की तरफ लेके जाएगा, वाटर को, उस वाटर मॉलिक्यूल को बना देते हैं वाटर, वाटर को लेके जाएगा H2O, क्या भी बाह्य कारक होगा। और कौन सा बाह्य कारक होगा? खनिज। तो इसी पानी में, मट्टी के अंदर जो पानी रहता है उसमें खनिज भी रहता है, कुछ खनिज।
और क्या बाहर कारक रहेगा, अभी तो बताएं सनलाइट, सूर्य के प्रकाश, सनलाइट, ये सारे बाहर कारक का उपयोग करेगा कौन, प्रकाशीय स्वपोषण के लिए पेड़ पौधे। सनलाइट का उपयोग किया, क्या करता है, तो सबसे पहले पेड़ पौधे क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से दोनों को संयोग करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से संयोग करके बनाता है ग्लूकोज, C6H12O6। एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, कौन ऐसा काम कर रहा है, पेड़ पौधे, और ग्लूकोज बना, तो बताइए कैसा यौगिक है, क्या ये कार्बनिक यौगिक है, अभी तो बताएं, और कार्बनिक यौगिक क्या हमें ऊर्जा देता है, तो हाँ आपका जवाब आएगा हाँ, कार्बनिक यौगिक ऊर्जा तो देता है, कार्बनिक यौगिक, एक कार्बनिक यौगिक बन गया, एक कार्बनिक यौगिक ऊर्जा देगा, किसको ऊर्जा देगा, पेड़ पौधा में बना है तो पेड़ पौधे को ऊर्जा देगा। अब एक कार्बनिक यौगिक फ्लोएम के द्वारा, अब एक कार्बनिक यौगिक फ्लोएम के द्वारा किस रूप में, तो याद रखिएगा एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में फ्लोएम के द्वारा पूरे शरीर के विभिन्न भागों तक, ये फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, पूरे शरीर के विभिन्न भागों तक फ्लोएम के द्वारा एक ग्लूकोज जो है एटीपी के रूप में चला जाता है। ये होता है प्रकाशीय स्वपोषण। प्रकाशीय स्वपोषण क्या होता है, जिसमें सौर ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, किस क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण। यह क्रिया के लिए कितने कारक की आवश्यकता पड़ती है, दो, पहला बाह्य कारक, दूसरा आंतरिक कारक। बाह्य कारक में कौन कौन से आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज और सूर्य के प्रकाश। आंतरिक कारक में कौन कौन से आते हैं, सिर्फ एक आता है क्लोरोफिल, उससे पहले हरित लवक रहता है, हरित लवक में ग्राना रहता है, ग्राना में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। वो जो क्लोरोफिल होता है वो आंतरिक कारक है। आंतरिक कारक कहने का मतलब पेड़ पौधे के अंदर है, बाह्य कारक करने का मतलब पेड़ पौधा बाहर से, बाहरी वातावरण से उसमें ला रहा है उसको। तो पेड़ पौधे क्या कौन कौन से बाह्य कारक का उपयोग करते हैं, बताएं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जड़ से जल और साथ साथ किसको ग्रहण करते हैं, जड़ से जल और साथ साथ खनिज को ग्रहण करते हैं, और बाहरी वातावरण से सनलाइट को ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है से एटीपी के रूप में फ्लोएम के द्वारा पूरे शरीर के, सॉरी पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक क्या होता है, पहुंच जाता है। एक ऐसे यौगिक थे अकार्बनिक, कैसा यौगिक बना, कार्बनिक, क्या ऊर्जा देगा, यही तो ऊर्जा देता है कार्बनिक यौगिक, हमें ऊर्जा दिया किस रूप में, एटीपी के रूप में, फ्लोएम के द्वारा पूरे पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच गया, पेड़ पौधे को खाना मिल गया। इस प्रकार के पोषण को बोलते हैं प्रकाशीय स्वपोषण। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पास यहाँ से कुछ पॉइंट हम लिख देते हैं आप लोग को, जो कि एग्जाम के लिए यही होता है। सबसे पहले पेड़ पौधे में भोजन किस रूप में स्थानांतरित होते हैं, भोजन किस रूप में परिवहन करता है, तो आपका जवाब आ जाएगा भोजन जो है किस रूप में परिवहन करता है, ग्लूकोज के रूप में नहीं परिवहन करता है, परिवहन करता है एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में परिवहन करता है। और कोई पूछेगा भोजन किस रूप में जमा रहता है, भोजन किस रूप में जमा रहता है, जमा रहता है, तो बताना है आपको स्टार्च। इसमें जो पेड़ पौधे में भोजन यहाँ पर विभिन्न भागों तक पहुंचेगा, यहाँ पर स्टोर रहेगा भोजन, ये किस रूप में स्टोर रहेगा भोजन, तो भोजन स्टोर रहता है स्टार्च के रूप में। क्लियर है सबको, सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट, ये जो जड़ से जल और खनिज गया, किस विधि द्वारा जड़ से जल और खनिज जो है से ऊपर की ओर गया, ये कौन इसको ले जाने में मदद करता है, तो इसको ले जाने में जो मदद करता है वो करता है जाइलम। जाइलम किस रूप में ऊपर गया, किस विधि के द्वारा जड़ से जल और खनिज ऊपर गया, तो जल और खनिज पारासरण विधि द्वारा ऊपर जाते हैं। पारासरण, इसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस विधि द्वारा जल और खनिज का परिवहन होता है, सॉरी जल और खनिज ऊपर जाते हैं, कहां से ऊपर जाएगा, तो जड़ से ऊपर की ओर जाएगा, किस विधि द्वारा जाएगा, तो पारासरण विधि द्वारा जाएगा। क्लियर है सबको। ये जो बना ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज बना है प्रकाश संश्लेषण में, जो ग्लूकोज बना
प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज का निर्माण हुआ, इस ग्लूकोज को बोला जाता है मुख्य उत्पाद। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कहने का मतलब है सबसे मेन उत्पाद जो प्रकाश संश्लेषण में बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, ग्लूकोज C6H12 और 6 ये प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। किसी को चारों पॉइंट में दिक्कत है? कोई पूछेगा पेड़ पौधे में किस रूप में भोजन का परिवहन होता है? सॉरी, किस रूप में भोजन का परिवहन होता है पेड़ पौधे में? तो पेड़ पौधे में भोजन का जो परिवहन है वो किस रूप में होता है? भोजन का परिवहन जो है एटीपी के रूप में होता है। भोजन किस रूप में जमा रहता है पेड़ पौधे के अंदर? तो भोजन स्टार्च के रूप में जमा रहता है। जड़ से जल और खनिज उपज जाते हैं किस विधि द्वारा? पारासरण विधि द्वारा उपज जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कौन होता है? ग्लूकोज। और कोई पूछेगा प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद कौन होता है? प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद, प्रकाश संश्लेषण का जो सह उत्पाद होता है, प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद ऑक्सीजन होता है। याद रखिएगा, ये ग्लूकोज के साथ साथ जल के अणु भी बनते हैं और साथ में कुछ ऑक्सीजन भी बनता है। इस ऑक्सीजन को बोला जाता है सह उत्पाद, सह उत्पाद। और इस ग्लूकोज को क्या बोला जाता है? मुख्य उत्पाद, मुख्य उत्पाद। क्लियर है सबको? यहाँ तक रसायन स्वपोषण क्या होता है? सॉरी, प्रकाशीय स्वपोषण क्या होता है? जब सौर ऊर्जा का किस रूप में ट्रांसफर होगा? रसायन ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो यह क्रिया क्या कहलाता है? प्रकाशीय स्वपोषण कहलाता है। यानी कि जिसमें कोई भी सजीव जो है प्रकाश की सहायता से अपना भोजन तैयार करता है। तो प्रकाश की सहायता से अपना भोजन कैसे तैयार करता है? किस क्रिया द्वारा तैयार करता है? तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कितने कारक की आवश्यकता पड़ती है? 2। पहला का नाम क्या होता है? बाह्य कारक। दूसरा का नाम क्या होता है? आंतरिक कारक। बाह्य कारक मतलब बाहरी वातावरण से जो कारक मदद करेगा। कौन कौन से बाहरी वातावरण से मदद करने वाले कारक होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज और सूर्य के प्रकाश। आंतरिक कारक कौन कौन से होते हैं? तो आंतरिक कारक जो होता है वो कौन कौन सा होता है? अभी एक ही होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। हरित लौक के अंदर ग्राना में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल को बोलते हैं आंतरिक कारक। क्लियर है सबको? यहाँ तक पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे बाह्य कारक और आंतरिक कारक की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग करते हैं। इसका निर्माण करते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज किस रूप में परिवहन होता है? एटीपी के रूप में। किसके द्वारा परिवहन होता है? तो फ्लोएम के द्वारा। जो एटीपी के रूप में गया, फ्लोएम के द्वारा गया है। फ्लोएम के द्वारा एटीपी के रूप में परिवहन हुआ है। फ्लोएम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक एटीपी के रूप में गया है। ठीक है, अभी गया तो कुछ स्थानों पर जाके जमा होता है। तो किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? जड़ से जल और खनिज किस विधि द्वारा उपज जाते हैं? तो याद रखना, पारासरण विधि द्वारा, ऑस्मोसिस विधि द्वारा उपज जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कौन होता है? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद कौन होता है? ऑक्सीजन। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? रसायन स्वपोषण में नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा किसी को। अब अगला जो स्वपोषण आता है उसको बोलते हैं हम लोग, अभी प्रकाश संश्लेषण खत्म नहीं हुआ। प्रकाश संश्लेषण के बारे में अभी बहुत डिटेल में पढ़ना है। 3 क्लास लगभग लेके आएंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, इतना डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी हम सिर्फ प्रकाशीय स्वपोषण पढ़ा रहे हैं, तो बता रहे हैं कि ऐसे होता है। बस सौर ऊर्जा का उपयोग हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जल मिले और ग्लूकोज बना, बस इतना ही प्रकाशीय स्वपोषण का नाम है। और ग्लूकोज एटीपी के रूप में गया, फ्लोएम के द्वारा पूरे पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच गया। किसी को दिक्कत होगा यहाँ तक? नहीं होना चाहिए। अब सेकंड स्वपोषण का दूसरा पार्ट पे आते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग रसायन स्वपोषण। पहला, दूसरा, और वहां नंबर क्या दिए थे? सॉरी, यहाँ पास नंबर आप ए दे दीजिएगा एंड उसके बाद अब यहाँ पास जो हम नंबर देने वाले हैं ये दे दे रहे हैं बी। रसायन स्वपोषण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। केमिकल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, रसायन स्वपोषण। एक पॉइंट और उसमें ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पास।
ये जो क्रिया हो रहा है वो कहाँ पास हो रहा है, पौधे के किस भाग में, किस कोशिका में हो रहा है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिका में होता है, तो याद रखिएगा मीसोफिल की कोशिकाओं में होता है। मीसोफिल की कोशिका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पास होता है, मेसोफिल की कोशिकाओं में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहां पास होता है, मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाओं में होता है, तो मेसोफिल की कोशिकाओं में होता है। किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं रसायन स्वपोषण क्या होता है। रसायन मतलब नाम से लग रहा है कि कुछ रसायनों की मदद से जब कोई सजीव अपना भोजन को प्राप्त कर लेगा, रसायन जैसे कि क्या हो सकता है, रसायन सल्फाइड हो, आयरन हो, उसकी सहायता से उसके अवशोषित करके कोई सजीव अपना पोषण तैयार कर लेगा, तो उसे कौन सा पोषण कहेंगे, रसायन स्वपोषण कहा जाएगा। स्वपोषण की वह विधि जिसमें कोई भी सजीव अपना भोजन रसायनों के से संश्लेषित कर लेता है, रसायनों से क्या कर लेता है, अपना भोजन को निकाल लेता है, अपने भोजन को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार के पोषण को कौन सा पोषण कहा जाएगा, रसायन स्वपोषण कहा जाएगा। कुछ रसायनों के द्वारा वो रसायन कौन कौन सा हो सकता है, आयरन सल्फाइड हो, आयरन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड हो, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारे चीज कुछ रसायनों के द्वारा अपना भोजन को प्राप्त करता है, अपना भोजन को प्राप्त करता है, कुछ रसायनों के द्वारा अपने भोजन को प्राप्त करता है। रसायन कौन कौन सा, आयरन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारे रसायन के द्वारा कोई भी सजीव अपना भोजन प्राप्त करेगा तो उसे कौन सा पोषण कहा जाएगा, रसायन स्वपोषण कहा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताइए भैया कौन कौन से एग्जांपल होते हैं ऐसे। तो एग्जांपल में आ जाएगा, सबसे पहला एग्जांपल आ जाएगा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हो सकता है, और हो सकता है क्या हो सकता है, कुछ सवाल हो सकते हैं, कुछ सवाल, ये सारे जो होते हैं रसायन स्वपोषण करते हैं, रसायन स्वपोषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं खुद से। कुछ सवाल, साइनोबैक्टीरिया, और क्या हो सकता है, फेरोमोनास, ये ऐसा जीव है जो अपने आप अपना भोजन स्वयं खुद से तैयार कर लेता है। फेरोमोनास हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, कुछ सवाल हो गया, सारे जो है खुद से अपना भोजन को तैयार करते हैं। फेरोमोनास, सल्फोमोनास, इटीसी लिख सकते हैं आप। ये सारे जो होते हैं वो खुद से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो किसकी उपस्थिति में तैयार करते हैं, आयरन सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड कुछ रसायनों के द्वारा अपना भोजन को तैयार करते हैं। तो उसे कौन सा पोषण कहा जाता है, रसायन स्वपोषण कहा जाता है। किसको दिक्कत है रसायन स्वपोषण में, बहुत आसान है। रसायन मतलब रसायनों के द्वारा, रसायन कौन कौन सा यूज कर सकता है, हो सकता है आयरन सल्फाइड का यूज कर ले, हो सकता है हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज कर ले। ये दोनों रसायनों के द्वारा अपने रसायनों की मदद से अपना भोजन को बनाते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को रसायन स्वपोषण कहते हैं। एग्जांपल में साइनोबैक्टीरिया हो गया, कुछ सवाल हो गए, फेरोमोनास, सल्फोमोनास, तो दोनों ज्यादा भी यही होता है। पूछेगा कि रसायन स्वपोषण निम्न में से किस में होता है, दोनों में से ज्यादा कोई ऑप्शन आता है, फेरोमोनास एंड सल्फोमोनास, ये दोनों ऑप्शन ज्यादा रहता है। साइनोबैक्टीरिया भी रहता है, इसको भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो रसायन स्वपोषण में किसी को दिक्कत नहीं होगा। आज हम लोग स्वपोषण पढ़े हैं। स्वपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाशीय स्वपोषण, रसायन स्वपोषण। प्रकाशीय स्वपोषण पढ़ा चुके हैं, रसायन स्वपोषण पढ़ा चुके हैं, किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आज हम लोग क्या पढ़े हैं, यहाँ से स्वपोषण स्टार्ट किए थे, पोषण के प्रकार। इससे पहले तो पोषण भी पढ़े थे, पोषण क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति, ये सब तो बहुत दिनों से चल रहा है। उसके बाद पढ़े थे पोषण के प्रकार। स्वपोषण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, ऑटोट्रॉफ, ऑटो का मतलब सेल्फ या खुद से, न्यूट्रिशन मतलब ऊर्जा की प्राप्ति स्वयं से करता है। ये सारा चीज आपको बताया गया था। उसके बाद स्वपोषण के प्रकार पढ़े,
स्वपोषण दो प्रकार के होते हैं, प्रकाशीय और रासायनिक। प्रकाशीय स्वपोषण को पढ़ाया गया। प्रकाशीय स्वपोषण में क्या होता है, सौर ऊर्जा का किस रूप में स्थानांतरण होता है, रसायन ऊर्जा में। कौन, किस क्रिया के द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार के कारक की आवश्यकता पड़ती है, दो, एक आंतरिक और एक बाह्य। बाह्य कारक मतलब बाहर से, आंतरिक मतलब पेड़ पौधे के अंदर ही रहेगा। बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सारा चीज पढ़ा दिया गया आप लोग को। अब हम लोग स्वपोषण को यहाँ पर एड करते हैं। और अब आ जाते हैं दूसरा टॉपिक, पोषण के प्रकार। पहला था स्वपोषण और दूसरा जो है जिसका नाम है परपोषण। परपोषण, इसको क्या बोला जाता है, परपोषण को बोलते हैं हम लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, परपोषण को क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक का नाम होता है हेट्रो और एक को बोलते हैं ट्रॉप। हेट्रो का मतलब होता है दूसरे सजीव, दूसरा। ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब ऊर्जा की प्राप्ति, ऊर्जा की प्राप्ति। यानी कि वैसा पोषण परपोषण का वह प्रक्रम, पोषण का वह प्रक्रम जिसमें सजीव दूसरे जीव पर आश्रित रह के ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। दूसरे सजीव पर आश्रित रहते हैं ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। ऊर्जा की प्राप्ति के लिए दूसरे सजीव पर आश्रित रहते हैं, दूसरे सजीव पर आश्रित। जैसे कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से किस पे आश्रित हैं, पेड़ पौधे पे हम लोग प्रत्यक्ष रूप से आश्रित हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग में परपोषण होता है, हम लोग प्रत्यक्ष रूप से पूरा पेड़ पौधे को आश्रित हैं। ठीक है, तो परपोषण क्या होता है, जिसमें सजीव दूसरे सजीव को आश्रित करते हैं अपने भोजन के लिए, अपने ऊर्जा की प्राप्ति के लिए दूसरे जीव या दूसरे सजीव को आश्रित करते हैं। इस प्रकार के पोषण को परपोषण कहा जाता है। दूसरे सजीव को आश्रित करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से किस पर आश्रित रहता है इसमें जीव, कोई पूछेगा कि प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से किस पर आश्रित रहते हैं, पर तो प्रत्यक्ष रूप से आश्रित जो रहते हैं इसमें से जो पेड़ पौधे पे आश्रित रहते हैं। समझिए परपोषण क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हेट्रो प्लस में ट्रॉप। हेट्रो का मतलब होता है दूसरा कोई, अलग, मतलब खुद नहीं, दूसरा कोई से। ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब ऊर्जा की प्राप्ति। सब कोई भी सजीव दूसरे सजीव में से ऊर्जा की प्राप्ति करेगा, दूसरे सजीव पर अपने पोषण के लिए आश्रित रहेगा, तो इस प्रकार के पोषण को परपोषण कहा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, इसमें सजीव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए। क्लियर है सबको यहाँ तक। और अब हम लोग इसका, ये तो हम लोग सभी लोग बचपन में इतना तो सीख चुके रहते हैं, अब इसका एनसीईआरटी के अनुसार इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। इसमें सजीव जटिल कार्बनिक यौगिक का उपयोग करता है। जटिल कार्बनिक यौगिक को, जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल अकार्बनिक यौगिक में तोड़ता है। सॉरी, अकार्बनिक नहीं, कार्बनिक। सरल कार्बनिक यौगिक या अणु भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बनिक यौगिक में तोड़ता है या बदलता है। देखिएगा, परपोषण में क्या करते हैं, जो जटिल कार्बनिक यौगिक का उपयोग करते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। हम लोग चावल रोटी खाते हैं उसमें क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट। दाल खा रहे हैं उसमें क्या रहता है, प्रोटीन, वसा। तेल, जितने तेलन चीज खाते हैं उसमें क्या रहता है, वसा रहता है।
तो ये सारे जटिल कार्बनिक यौगिक है। और अब हम लोग इसको खाते हैं तो शरीर के अंदर क्या छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, तो कैसा यौगिक में कन्वर्ट हो गया, सरल कार्बनिक यौगिक में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो पोषण की क्रिया हुआ, ये जो कन्वर्ट हो गया, ये जो पोषण की क्रिया हुआ, यही क्या कहलाया, ये जो पोषण की क्रिया हुआ ये कहलाता है परपोषण। यानी कि पोषण का वह परिणाम जिसमें सजीव जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में बदल देते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को कौन सा पोषण कहा जाता है, परपोषण कहा जाता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिए आप लोग के सामने। किसी को दिक्कत है इसमें परपोषण में? अब स्वपोषण में सिखाया थे जस्ट उसका उल्टा होता है। स्वपोषण में अपना प्राणी खुद से भोजन बनाता है, लेकिन परपोषण में दूसरा सजीव पालित रहता है। स्वपोषण में क्या आया था, पेड़ पौधा, लेकिन परपोषण में क्या आया है, जंतु। क्लियर है सबको? इस धरती पे जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सारे लगभग परपोषण होते हैं, लगभग, ठीक है। और इसमें प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पे निर्भर रहते हैं कोई भी सजीव अपना पोषण के लिए। और परपोषण का एक और डेफिनेशन क्या निकल के यहाँ से आएगा, जटिल अकार्बनिक यौगिक को, इसमें इस प्रकार के पोषण में जीव जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में बदल देते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को परपोषण कहा जाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट। बताइए स्वपोषण में किस क्रिया के द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा किस प्रोसेस के द्वारा जीव जो है अपना भोजन प्राप्त कर रहा था? तो एनाबॉलिज्म। इसमें किस प्रोसेस के द्वारा प्राप्त करेगा? कैटाबॉलिज्म। क्यों? क्योंकि चावल रोटी का टुकड़ा जो खाते हैं वो बड़ा बड़ा रहता है, उसको सरल में तोड़ा जाता है, यानी कि बड़ा अणु छोटा अणु में बदल रहा है। तो अधिकांशतः परपोषण में जो जीव आते हैं, इसमें जो प्रोसेस अपनाया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के द्वारा जीव जो है सिर्फ भोजन की प्राप्ति करता है। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के द्वारा जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं या अपना भोजन बनाते हैं। क्यों कैटाबॉलिज्म बोला? क्योंकि जटिल जो था, बड़ा बड़ा जो अणु था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सरल में। इसलिए कौन सा प्रोसेस आया यहाँ पास? यहाँ पर जो प्रोसेस आया वो प्रोसेस का नाम है कैटाबॉलिज्म। क्लियर है सबको ये पॉइंट? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए परपोषण में। और परपोषण में जो जीव आते हैं, परपोषण के अंतर्गत जो जीव आते हैं, परपोषण के अंतर्गत आने वाले जीव को कहा जाता है परपोषी। जैसे कि एग्जांपल में क्या हो जाएगा यहां पास, मनुष्य, जानवर, पक्षी, एटीसी। क्लियर है सबको यहां तक? ये सारे क्या कहलाएंगे, परपोषी। और इसमें जो पोषण की क्रिया होगा वो कौन सी क्रिया होगा, परपोषण। इन सारे जीव में कौन क्या कहलाएंगे, ये सारे जीव परपोषी कहलाएंगे। और जो इसमें पोषण की क्रिया होगा वो क्या कहलाएगा, परपोषण कहलाएगा। परपोषण में किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको यहाँ तक? आइए अब एक लाइन में समझते हैं परपोषण और स्वपोषण क्या होता है। 3 वर्ड से सिर्फ, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। एक वर्ड होता है सरल अकार्बनिक यौगिक। और एक और वर्ड क्या होता है, सरल अकार्बनिक यौगिक। एक वर्ड होता है जटिल कार्बनिक यौगिक। जटिल कार्बनिक यौगिक। और एक और शब्द होता है सरल कार्बनिक यौगिक। सरल कार्बनिक यौगिक। समझिएगा स्वपोषण परपोषण कितना आसान है। जब सरल अकार्बनिक यौगिक से जीव जो है से किसका संग्रह करेगा, किसका संश्लेषण करेगा, जटिल कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करता है, तो यह क्रिया क्या कहलाता है, स्वपोषण। क्लियर है सबको यहाँ तक? रिवाइज करवा रहे हैं हम। सरल अकार्बनिक यौगिक से कोई भी सजीव जो है जटिल कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करेगा
तो संश्लेषण जब करता है तो यह क्रिया क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। और जब जटिल कार्बनिक यौगिक से सरल कार्बनिक यौगिक में बदलेगा तो यह क्रिया क्या कहलाता है? यह क्रिया कहलाता है परपोषण। कितना आसान है, एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है, बस ध्यान से समझिएगा। सरल अकार्बनिक यौगिक से जटिल कार्बनिक यौगिक का जब संश्लेषण कोई भी सजीव करता है तो वह क्रिया कहलाता है स्वपोषण। और जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में जब कोई भी सजीव बदल देता है, जिस प्रोसेस के दौरान वो प्रक्रिया क्या कहलाता है? वो पोषण की जो प्रक्रिया कहलाता है वो कहलाता है परपोषण। क्लियर है सबको? ये जो प्रोसेस होगा वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? एनाबॉलिज्म। अभी तो पता है एनाबॉलिज्म। और ये जो प्रोसेस होगा ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? कैटाबॉलिज्म। क्लियर है सबको यहाँ तक? इसमें सरल अकार्बनिक यौगिक से जटिल कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण करते हैं तो स्वपोषण, और जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में बदला जाता है तो यह क्रिया कहलाता है परपोषण। ये कार्बनिक अकार्बनिक में कंफ्यूजन होगा तो लेक्चर 1 जाके देख सकते हैं, आप लोग आसानी से समझ में आ जाएगा। एनाबॉलिज्म और स्वपोषण में जो जीव प्राप्त करते हैं किस प्रोसेस के दौरान? एनाबॉलिज्म। और परपोषण में किस प्रोसेस के दौरान? तो कैटाबॉलिज्म। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? बहुत आसानी से समझाया है स्वपोषण और परपोषण, और डिटेल में समझना होगा तो पीछे हम सब चीज समझा चुके हैं। ये परपोषण हो गया। परपोषण के बारे में देखिए हम इतना कुछ बताए हैं। परपोषण जो प्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पे आश्रित रहते हैं, और सजीव जो दूसरे सजीव को आश्रित रहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पे आश्रित रहते हैं। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक जो है सरल कार्बनिक यौगिक में बदल जाता है, यह क्रिया कहलाता है परपोषण। और इस जो प्रोसेस में जो जीव अपना पोषण तैयार करते हैं तो कैटाबॉलिज्म। कुछ एग्जांपल मनुष्य, जानवर और पक्षी का लिया गया है बस। अब हम लोग चलते हैं परपोषण के प्रकार। परपोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहला प्रकार जो होता है उसको बोलते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी परपोषण। दूसरा प्रकार को बोलते हैं दूसरा को बोलते हैं परजीवी परपोषण। परजीवी परपोषण। और सी को बोला जाता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण या इसी को बोला जाता है प्राणी संभोजी, प्राणी भोजी। प्राणी भोजी। और एक और आता है इस साइड से, इसको हम लोग समझ लेंगे सहजीवी। क्या होता है? सहजीवी। तो परपोषण के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से 3 ही होते हैं। किताब में तो 3 ही दिया हुआ रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा बताया जा रहा है यहाँ पर सहजीवी। सहजीवी क्या होता है? तो पहला होता है मृतोपजीवी परपोषण, दूसरा होता है परजीवी, तीसरा होता है प्राणी संपोषण या प्राणी भोजी इसको कहते हैं, और एक और होता है जिसको बोलते हैं सहजीवी। ये सब क्या होता है अगला क्लास में समझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आज का लेक्चर सबको अच्छा से समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि यहाँ पास मेरे को प्रॉब्लम है। यहाँ पास नंबर दिया हुआ रहेगा, व्हाट्सएप नंबर जो भी है, कहीं से भी आप चैट में भी लिख के दे सकते हैं। यहाँ पास प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा आप लोग को। क्लियर है सबको? अगले क्लास में आएगा परपोषण के प्रकार। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और परपोषण स्वपोषण सबको अच्छा से समझ में आया होगा आशा करते हैं। Thank you everyone to participate my class.